झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची में हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुना गया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी अभी से ही अपनी मजबूती दावेदारी पेश करी है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर हमारी पार्टी के साथ बीजेपी के साथ अगर गठबंधन होती है तो पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और अगर गठबंधन नहीं होती है तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी के अगर विधायक चुने जाते हैं तो एनडीए के समर्थन में हमारे विधायक खड़े रहेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ झारखंड रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोग की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एक टूट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पर ये प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था। इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज़्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। बहरहाल जहाँ एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है। हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक, और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शंस थे तो 2 काउंसलर भी वहाँ पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत
राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा। और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं, और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और ये तमाम आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की, तो वहीं कई ऐसे ज्वलंत विषय जो हाल फिलहाल के दिनों में जिनको लेकर काफ़ी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सब ने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूँ, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया। भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा है। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही थी, और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी है, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। हाल फिलहाल के दिनों में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग की। एक आईपीएस अधिकारी मांग करता। मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर गए और मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये आधार भेदभाव का इसमें छुआछूत है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आए उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं था, जो हम लोग के लिए एक चिंता का विषय था। और इस चिंता को हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ समझा बल्कि इस पर उचित फैसला लेते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त आरक्षण के प्रावधानों को बनाया गया था, उसी आधार पर यह व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी। तो जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, उसके लिए वहीं लैटरल एंट्री को लेकर भी हम लोग की चिंता थी। डायरेक्ट नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरीके से SC ST OBCs के आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय था। इसका एडवर्टीजमेंट को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार विड्रॉ किया गया, जो पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, उनका समर्पण सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए फैसले लेने का काम किया जो अभी भी हाशिए पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करना उनके इस कमिटमेंट को, उनके इस समर्पण को समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के प्रति दर्शाता है। और यही हम लोग की मांग भी थी। हम लोगों ने भी इसी बात का आग्रह किया था। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पास वो मंच है जहाँ पर मैं इन बातों को मैं रख सकता हूँ सरकार के भीतर, और इन बातों को रखा गया। और पुनः प्रधानमंत्री जी का मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड वाला भी एक मामला था, जिसके संशोधन को लेकर एक विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया, और उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले हर स्टेक होल्डर की भावना को सम्मान देने की दृष्टि से
हर स्टेक होल्डर को अपनी बात रखने का मौका मिले। हम लोग की भी मांग थी कि इसको कमेटी में रेफ़र किया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया और जेपीसी में इसको रेफ़र किया गया, जिसमें हर स्टेक होल्डर को ये मौका मिलेगा कि वो जाए और अपनी बातों को, अपनी शंकाओं को, अपने सुझावों को उस कमेटी के समक्ष वो दर्ज करा सकता है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन्होंने मेरी सरकार, एनडीए की सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक न्याय, जिसमें सबका साथ सबका विकास की सोच पर हमारी सरकार आगे बढ़ने की प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला हैं और युवा हैं। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद हैं। शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, वीना जी हैं यहाँ पर। युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी हैं। राजेश इज़ वे यंगर देन मी। अरुण जी हैं यहाँ पर, शांभवी भी यंग, वीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रहेंगी हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता ज़रूर रहेगी। देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। अभी फ़िलहाल विचाराधीन है। गठबंधन के तहत अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद ही वो संख्या मैं आप लोग के साथ साझा कर सकता हूँ। पर अगर किसी कारणवश अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं संभव हुआ, तो ऐसे में कितनी सीटों पर जहाँ पर पार्टी के मजबूत नेता जो चुनाव लड़ सकें और जहाँ पर पार्टी का संगठन जिन विधानसभाओं में मजबूत होगा, उन सीटों को चिन्हित कर वो सूची आप लोग के साथ साझा की जाएगी।